जय हिंद। चलिए आज हम लोग जो है केमिस्ट्री का टॉपिक लेके आए हैं और आज हमारा जो केमिस्ट्री का टॉपिक है वो केमिस्ट्री का बहुत ही मस्त जो है आपका जो है कक्षा 10 में भी, इंटर में भी और कंपटीशन एग्जाम में भी इसको पूछता है। बात समझ में देखिए तो हम इसमें जो है पढ़ने वाले जो हैं आज वो पढ़ेंगे आइसोमेरिज। ठीक है, आइसोमेरिज जैसा कि आइसोमेरिज में समावयवता। देखिए पहली बात होती है समावयवता कहते किसको। देखिए जब दो या दो से अधिक यौगिक हो, बात समझ में, दो या दो से अधिक यौगिक उनका अणु सूत्र समान होना चाहिए तथा उनकी भौतिक गुण हो गई, रासायनिक गुण हो गया या संरचना सूत्र हो गया या अभिविन्यास हो गया, ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। बात समझ में। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि एक दूसरे के क्या होंगे, समावयवी होंगे तथा यह जो घटना होती है ना अलग होना, यह आपकी क्या कहलाती है, समावयवता कहलाती है। बात समझ में। जैसे देखिए हम आपको समझाएं, जैसे हम हैं, हम तो अनिल सर ही हैं, ना। मेरा अणुसूत्र क्या है, समान है, मेरा भार क्या है, समान है, लेकिन हम मैथ भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, बायो भी पढ़ाते हैं। तो मेरा जो एक गुण है, मेरा भौतिक गुण मतलब मैथ पढ़ाना, फिजिक्स पढ़ाना, केमिस्ट्री पढ़ाना, बायो पढ़ाना, एक क्या है, मेरा अलग है, लेकिन मैं तो वही हूं ना। तो वही बात बोलता है कि किसी भी यौगिक में चाहे जितने भी परमाणु हों, परमाणु उतने ही रहने चाहिए। उसकी आप जो है संरचना, भौतिक गुण, रासायनिक गुण बदल दीजिए। अगर बदल रहा है तो वह आपका क्या कहलाएगा, समावयवी कहलाएगा और यह घटना पूरी क्या कहलाती है, समावयवता कहलाती है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आया? देखो समझो ना यार फिर से कि मैं अनिल सर ही हूँ, मेरा अणुसूत्र तो वही है ना, मैं तो वही ना हूँ, लेकिन मेरा गुणवा बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। मैं कभी फिजिक्स पढ़ाने लग रहा हूँ, कभी केमिस्ट्री पढ़ाने लग रहा हूँ, कभी बायो पढ़ाने लग रहा हूँ, कभी जो है मैथ पढ़ाने लग रहा हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है, तो मेरा जो पढ़ाने का गुण है वो चेंज ना हो रहा है कि हम मैथ पढ़ाते समय मैथवे के बारे में सोच रहे, मतलब मैथ पढ़ा रहे हैं तो मैथ के बारे में सोचेंगे, अब केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो मैथ के बारे में सोचेंगे, तो पढ़ा नहीं पाएंगे केमिस्ट्री में। तो इसीलिए देखिए हमारा चारों चीज़ें क्या हो रही हैं, चेंज हो रही है हर वक्त। तो स्ट्रक्चर जितने भी चेंज होंगे ना वो उसके क्या कहलाए जाएंगे, समावयवी कहलाएंगे, और यह घटना क्या हो रही है, समावयवता कहलाएगी। बात समझ में। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल में आपको समझाएं। देखिए जैसे में अगर हम आपको एग्जाम्पल समझाएं तो C2H6O ये आपका क्या है बेटा, यहाँ से यह यौगिक है, यह क्या है, यौगिक है। इसकी समावयवता हमको समझनी है। देखिए तो हम सबसे पहले जितने कार्बन है ना उस कार्बन को फैला लेते हैं। देखिए तो कार्बन कितने यहाँ पे, 1 2, हाइड्रोजन कितना है, 3 दूना के 6। तो इस पे हम तो दे दिए, एक ठो यहाँ दे दिए, एक ठो यहाँ दे दिए, एक ठो यहाँ दे दिए। बस समझ में। देखिए लेकिन जो है अभी कितने बचे कुल, अभी कितने बचे, 3 दे दिए, अभी बचा कितना, 2 3। तो 2 ठो हम यहाँ दे देते हैं और एक ठो ये लगा देते हैं यहाँ पे। अर्थात अगर इसको देखें तो इसको हम लिख सकते हैं CH3। ठीक है, CH3 और ये क्या हो जाएगा, CH2OH पहला। ये आपका एल्कोहल बन गया, ये आपका क्या बन गया, एल्कोहल बन गया, ये एल्कोहल हो गया ना। देखिए आगे इसको हम जो है इसको ये बना दिए। फिर अगर हम इसको बनाना चाहें तो देखिए क्या बना सकते हैं, इसको हम जो है एक कार्बन इधर कर दें, बीच में ऑक्सीजन कर दें, एक कार्बन इधर कर दें। देखिए तो यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन सॉरी कार्बन को कितने चाहिए, यहाँ पे एक है, एक 4 होते हैं, तो एक है तो 3 और इधर भी कितने हो जाएंगे, 3। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भर देते हैं, नहीं बस में 3 थे, यहाँ पे ऐसे भर देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं CH3OCH3। देखो एंड देखिए CH3 CH2OH CH3OCH3 क्या हो गया, ए आपका बन गया जो है, ए आपका क्या बन गया, एल्कोहल। और यह क्या बन गई आपकी, ईथर। देखो वही काम है। देखिए था यौगिक वही, एक ही यौगिक है। जैसे 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। यहाँ पर भी 2 कार्बन, 3 दूना 6, 3 2 5, 1 6 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ क्या है, एल्कोहल है। यहाँ पे देखते हैं
एक एक 2 कार्बन, 3 दूना के 6 हाइड्रोजन, एक जो है ऑक्सीजन, वही चीज तो है। मतलब देखिए समझने की बात यही है कि आपका यौगिक में जितने परमाणु रहेंगे ना मुन्ना, जितने परमाणु उतने परमाणु रहेंगे ही, उनकी भौतिक गुण, नाम, रासायनिक गुण, अभिविन्यास, ये सब चीजें क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। बात समझ में? देखिए ठीक है, अब इसको उतार लीजिए, इसके बाद हम पढ़ाते हैं। अब जो है हम लोग समयवता के प्रकार देख लेते हैं, इसके बाद जो है पूरा समयवता के एक एक ठो पार्ट जो है हेडिंग डाल के पढ़ेंगे। बात समझ में? देखिए समयवता के प्रकार, देखिए समयवता 2 प्रकार के होता है, एक होता है संरचनात्मक समयवता, ठीक है, हम लिख दिए संरचना समयवता, तो ये संरचनात्मक समयवता, स्ट्रक्चरल। बात समझ में? ना हो तो आप इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है, आप इसको लिख भी सकते हैं संरचनात्मक समयवता। बात समझ में? संरचनात्मक समयवता, ठीक है। देखिए इसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज कहते हैं, और दूसरा नंबर जो होता है, जो पहला नंबर संरचनात्मक और जो दूसरा नंबर आता है त्रिविम समयवता। बस में देखिए जो संरचनात्मक समय होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, और जो त्रिविम समय होता है 2 प्रकार के होते हैं। देखिए तो जो संरचनात्मक समय होता है उसमें पहला नंबर होता है आपका श्रृंखला समय होता है, जिसको चैन आइसोमेरिज भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसका क्या नाम है? चैन आइसोमेरिज, चैन आइसोमेरिज, ठीक है। देखिए क्रियात्मक समय होता जो होता है, या क्रियात्मक समय होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज, ठीक है। देखिए जो स्थान समय होता है इसको हम लोग कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज, पोजीशन आइसोमेरिज, ठीक है। अब मध्यावता को कहते हैं मेटा आइसोमेरिज, ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? मेटा आइसोमेरिज, ठीक है। अब वलय श्रृंखला समय होता है वो कहते हैं रिंग चैन आइसोमेरिज, रिंग चैन आइसोमेरिज, ठीक है। अच्छा चला वयता क्या कहते हैं? देखिए टेट्योमेरिज, ठीक है, तो इसको हम जो है TI से प्रदर्शित कर सकते हैं। बस समझ में? देखिए ये हो गए जो है पूरा संरचनात्मक समयवता के प्रकार है। इसके बाद देखिए आता है आपका जो त्रिविम समयवता। त्रिविम समयवता 2 प्रकार के होते हैं, पहला नंबर ज्यामितीय आइसोमेरिज और दूसरा प्रकाशीय आइसोमेरिज, ठीक है। इसको जो है ज्यामितीय आइसोमेरिज और एक प्रकाशिक आइसोमेरिज, ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है। फिर से समझ लीजिए आइसोमेरिज में जो है टोटल जो है 2 प्रकार के होते हैं, पहला संरचनात्मक और दूसरा त्रिविम, ठीक है। और जो संरचनात्मक आइसोमेरिज में जो है 6 प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। बात समझ में? कोई डाउट इसमें नहीं, ठीक। देखिए अब हम लोग जो है पहले ही डाल लेते हैं संरचनात्मक समयवता, और संरचनात्मक समयवता का पहला जो डालेंगे, देखिए ये फर्स्ट नंबर था आइसोमेरिज में, ठीक है, ये जो फर्स्ट नंबर जिससे पहला संरचनात्मक था दूसरा त्रिविम था, तो पहले हम लोग संरचनात्मक के 6 पढ़ लेते हैं, इसके बाद त्रिविम के 2 पढ़ लेंगे। बात समझ? देखिए तो संरचनात्मक में जो हमको पहला नंबर था वो क्या था? श्रृंखला समयवता, श्रृंखला समयवता। बात समझ में? इसका अगर अंग्रेजी लिखा जाए तो चैन आइसोमेरिज, आइसोमेरिज। बस में देखिए चैन आइसोमेरिज में क्या कहता है? नाम से है श्रृंखला, चैन। देखो हम जो आपको जो है IPSC में पढ़ाए थे, चैन जो है कार्बन से ही बदलती है। बात समझा कि नहीं? तो ऐसे 2 या 2 से अधिक यौगिक होंगे जिसकी जो है अणु सूत्र तो समान होंगे, लेकिन कार्बन की श्रृंखला क्या हो जाएगी? परिवर्तित हो जाएगी, बदल जाएगी। बस यही लिखना है आपको, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, इसकी जो परिभाषा लिखेंगे, ऐसे 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनकी अणु सूत्र तो समान होते हैं, समान होते हैं, ठीक है, परंतु क्या बदलेगा आपके यहाँ पे? कार्बन श्रृंखला बदल जाती है, अलग अलग होती है। बात समझ में बेटा? अलग अलग होती है, यही चीज कि श्रृंखला समयवता में क्या होगा? ऐसी 2 या 2 से अधिक यौगिक होंगे जिनके अणु सूत्र तो समान होंगे,
वही बात, रहेंगे वही है, लेकिन उसे परंतु कार्बन श्रृंखला में क्या हो जाएंगे, उसकी अलग अलग हो जाएंगे। और एक बात ध्यान दीजिएगा, हम जैसे देख लेते हैं कि कितने कार्बन कम से कम रहेंगे तो जो है कार्बन श्रृंखला मतलब जो है श्रृंखला समझौता होगा। जैसे हम आपको ले लें पहला, जैसे कोई एग्जांपल ले लें, ठीक है, पहला नंबर एग्जांपल है जैसे CH4, ये मेथेन है। अब बताओ इसकी कोई समझौता होगी? एक ही कार्बन है तो बदलेगा कहाँ से यार? जब एक ही आदमी है तो बदलेगा किस में? जैसे स्थान बदलने की बात की जाए तो अगर दो लोग रहेंगे तब ना स्थान बदले, यहाँ चला जाए वहां चला जाए। अगर अकेले है तो कैसे बदलेगा? तो इसकी कोई समझौता नहीं होगी, ये खुद है, इसकी कोई समझौता नहीं। दूसरा नंबर लिया जाए तो जैसे हम ले लें आपको जो है CH3, इसमें ध्यान समझिए, इसमें क्या करेंगे आप? इसमें भी तो वही बात है, CH3 है, इधर से लिखो CH3 या इधर से लिखो CH3, बदलेगा कहाँ से? इसमें भी कोई जो है समझौता नहीं होगी, ठीक है। तीसरा नंबर अगर लिया जाए देखिए तो CH3 CH2 CH3, इसमें भी ध्यान समझिए, इसमें भी कोई समझौता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखिए यहाँ पर भी देखिए, ध्यान समझिए ऐसे कि यहाँ पर जो CH3, यहाँ पे CH2 CH3, अगर हम मान लेते हैं इसको तोड़ करके यहाँ लगाते हैं तो बतिया वही हो जाएगी, इसको तोड़ के यहाँ लगाते तो फिर भी तो बात वही हो जाएगी। मतलब 1 2 3 कार्बन है, अगर तीसरा तोड़ करके दूसरा आप लगाएं फिर भी इसको सीधा कर लेंगे, बस समझ में नहीं? तो जो है 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन पे जो है आपकी श्रृंखला समझौता नहीं होगी। श्रृंखला समझौता 1 2 3 कार्बन पे नहीं होगी। चौथे पे आके देखते हैं। चौथे पे देखिए जैसे हम कहें C, ठीक है, C4 जो है H10 लिया जाए, C4H10, इसमें देखिए ध्यान समझिए, C4H10 का क्या होगा? तो कुल कितने कार्बन पुत्र? 1 2 3 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? कुल 10 हैं। तो इसको कि पहले देखिए 10 है ना, 4 लोग हैं, तो अगर 3 3 बांटेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। तो पहले 2 2 बांट लीजिए, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। यहाँ पे हो गया H, यहाँ हो गया H H H H H H, कुल कैसे हुआ मना? 1 2 3 4 कार्बन पे 2 2 हाइड्रोजन, कुल 8 हो गए, 2 हाइड्रोजन बच गए। तो देखते हैं कि कौन कार्बन की बैलेंस अभी पूरा नहीं है। देखिए ध्यान समझिए, तो इसका 1 2 3, इसका 1 2 3 4, 1 2 3 4 पूरा है, 1 2 3, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए, 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। अगर देखिए अगर इसको हम सीधा बना लें तो इसको लिख सकते हैं हम CH3 CH2 CH2, ठीक है, इसके बाद CH3। देखिए ये आपकी जो है एक सीधी श्रृंखला बन गई, इसकी बन गई नहीं, सीधी श्रृंखला बन गई। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये नॉर्मल है, सीधी है, तो इसका नाम हो जाएगा N 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए क्या होता है? ब्यूट, असल में नहीं? तो इसका पूरा नाम, नॉर्मल नाम क्या हो जाएगा बताइए? बताइए इसका नॉर्मल का नाम क्या होगा? N ब्यूटेन। समझ में? इसका नॉर्मल नाम क्या हो जाएगा? N ब्यूटेन। देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा अलग करके देखते हैं। इसको ध्यान समझिए कि इसका 1 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दीजिए, इसको लगा दीजिए इधर बीच में। देखिए तो इसका कितना हो जाएगा? CH3 CH, यहाँ पर हो जाएगा CH3, इसको बदल करके यहाँ पे कर लीजिए CH3। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आ रहा है? देखिए हम यहाँ से क्या किए, 1 2 3 4 का नॉर्मल जो है ब्यूटेन था, इस वक्त भी क्या है? ब्यूटेन ही है, लेकिन ये किस प्रकार का है? देखिए ये जो है 1 2 3 कार्बन हो गए, एक ठे नीचे 4 हो गए, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 3 1 4 4 3 7 3 10, हाइड्रोजन भी 10 है। इसमें भी लिए 3 2 5 2 7 3 10, मतलब इसमें भी 10 हाइड्रोजन 4 कार्बन, इसमें भी 10 हाइड्रोजन कार्बन जो है 4 कार्बन। लेकिन देख रहे हैं कि अगर इन दोनों में इनका जो है, इसका नाम क्या? N ब्यूटेन हो गया, और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम बताइए तुरंत, इसका नाम क्या होगा? बताएं हम बताएं। देखिए ये जो है हो जाएगा आपका आइसोब्यूटिल, आइसोब्यूटिल। असल में अगर इसकी आईपीएससी का नाम, अगर आईपीएससी दिखा जाए तो 1 2 3
तीन का मतलब 3 कार्बन के लिए क्या प्रयोग करते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोफ और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो हो जाएगा प्रोपेन। और जो है दूसरे नंबर पे लगा हुआ है मेथिल, तो इसकी अगर आईपीएससी का नाम लिखा जाए तो हो जाएगा 2 मेथिल, ठीक है, अब प्रोपेन। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगर इसकी आईपीएससी का नाम दिखाया जाए, इसका आईपीएससी, इस वाले का अगर आईपीएससी देखा जाए तो क्या 1 2 3 4 कार्बन के लिए क्या होता है ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ब्यूटेन। हो गया ना। देखिए इसका जो 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन में नाम हो गया ब्यूटेन, इसका जो है 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन में नाम हो गया 2 मेथिल प्रोपेन। अब बताइए यही ना। देखिए ये थे वही चीज, हमने वही समझाया था कि आपके यौगिक दोनों वही रहेंगे। देखिए इस ए हो चाहिए, इन दोनों यौगिक वही हैं। क्या है C4H10 इन दोनों के लिए, लेकिन इसका नाम देखिए क्या हो गया, कार्बन श्रृंखला क्या हो गई, बदल गई। यहाँ पे सीधी श्रृंखला है, ये जो है देखिए बदल गई, यहाँ से ये होता है चैन आइसोमेरेज। इतना बात समझ में आई। हाँ देखिए चैन आइसोमेर में ध्यान दीजिएगा इस बात को कि चैन आइसोमेर बस कार्बन की श्रृंखला परिवर्तित होती है और कुछ भी परिवर्तित नहीं होता। बात समझ। देखिए चलिए अब देखते हैं अगला। अब उसमें जो है थोड़ा सा और देख लीजिए, जो है आपकी जो श्रृंखला समझौता थी उसमें क्या कि श्रृंखला समझौता दिखाने के लिए, ध्यान समझिए, एक श्रृंखला समझौता दिखाने के लिए कम से कम तुमको ना 4 जो एल्केन में 4 जो है कार्बन परमाणु की आवश्यकता पड़ेगी, कम से कम 4। इसके बाद चाहे जितना हो सकता है। आपके लिए एक होमवर्क हम बनाए हैं, देखिए जो है अगर यौगिक में जो है अगर कार्बन 4 है, H 10 है, तो उसमें समयावधियों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी 2। अभी जो भी निकाले भी हैं आपका 2। अगर कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 12 है तो 3, 6 कार्बन हाइड्रोजन 12 हो गया, ठीक है, सॉरी 12 नहीं, 12 तो 14 हो गए, ठीक है। 6 कार्बन जो है और हाइड्रोजन 14 हो गया तो 5 समयावधि होंगे, और 6 जो 7 कार्बन हाइड्रोजन 16 हो गए तो 9 होंगे, और 6 जो कार्बन 8 और हाइड्रोजन 18 हो गया तो 18 होंगे, और 10 कार्बन जिसको डेकेन कहते हैं, अगर 10 कार्बन और हाइड्रोजन 22 हो गए तो 75 आइसोमेरिज में होंगे। इन सबको, इस सबका जिसका हो जाएगा पूरा निकाल लीजिएगा, हमको जो है कमेंट कर दीजिएगा सर मेरा हो गया। बात समझ में इतना जो है बना लीजिए। अब देखते हैं अगला। देखिए अब हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं, क्रियात्मक समझौता। ध्यान से देखना है आपको इस बात को, जो क्रियात्मक समझौता। क्रियात्मक समझौता में क्या होता है ना कि अणु सूत्र वही रहेगा, मतलब यौगिक वही रहेगा ना, बस उसमें आपका जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना वो बदल जाता है। जैसे एल्कोहल से ईथर हो जाएगा, मतलब जो आपका रहेगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे हम आपको एग्जाम्पल समझाएं, देखिए अगर हम एग्जाम्पल समझाएं आपको तो C2H6O अगर इसको ले लिया जाए, ठीक है, इसको ले लिया जाए तो ये देखिए इसका जो है अगर 2 ऐसे यौगिक बन गए जिसमें क्रियात्मक समूह अलग अलग हो गया तो आपका क्या होगा, क्रियात्मक समझौता होगा। देखते हैं इसमें कितना बनता है। देखिए सबसे पहले जो है अगर यहाँ पे 2 कार्बन है तो आप इसको पहले इसे लिख सकते हैं CH3CH2OH, एक इस प्रकार से हो जाएगा। क्यों, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन 2 ठो कार्बन 2 ठो कार्बन 1 ठो ऑक्सीजन। ये आपका हो गया पहला समझौता, ठीक है। अगर दूसरा नंबर के इसको हम बदलें, देखिए तो O को ला दीजिए बीच में और ये जो है CH2 उधर ले जाकर H उसके पास लगा दीजिए तो हो जाएगा CH3, ठीक है, और इसके बाद जाएगा O और हो जाएगा आपका CH3। देखिए यहाँ पे आपका क्रियात्मक समूह क्या हो गया, बदल गया ना। क्रियात्मक समूह क्या हो गया, बदल गया। यहाँ पे देखिए तो इसके जो है कुल कितने समय होंगे, इसके कितने समय होंगे 2। तो वही आपसे देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि C2H6O में कितने समझौता होंगे, या आपसे देगा कि कितने जो है क्रियात्मक समझौता होंगे, तो आप कह देंगे कि इसके 2 क्रियात्मक समझौता होंगे। बस ना, कितने होंगे किसके क्रियात्मक समझौता, 2 जो है क्रियात्मक समझौता होंगे। एकदम क्लियर सी बात है। बस समझ में बेटा, ठीक है। देखिए अगर और एग्जाम्पल समझे, अगर दूसरा नंबर एग्जाम्पल लेके कोई 2 एग्जाम्पल लेकर के, तो अगर हम इसको देखें तो क्या हो जाएगा, ये C4H10O ले लें, ठीक है। देख रहे हैं कुल कितने कार्बन है यहाँ पे, जो है 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए एक CH3 सीधी पहले बना लीजिए, CH2 जो है CH2OH गिन लीजिए, सही है कि नहीं। 4 कार्बन 1 2 3 4 कार्बन, 10 हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 2 9 1 10,
और एक हाइड्रोजन सॉरी एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसको बदल देते हैं, वही काम जैसे इसमें किए थे, इसको हम बीच में ला दें। देखिए तो एंड करके अगर हम इसको करना चाहिए, ए तो इसी का है ऊपर वाले का ना, ए इसका है, एंड करके दूसरा नंबर अगर हम लोग देखें इसका तो जाएगा CH3, ठीक है, CH3 CH2, ठीक है, इसके बाद O CH2 CH3। देखिए हो गया ना, बदल गया नहीं। यहाँ पे क्या था, ये देखिए आपका यहाँ पे क्या है, ईथर है, ये आपका क्या है, एल्कोहल है, ये आपका क्या है बेटा, यहाँ से एल्कोहल है, ये क्या है आपका ईथर है। ठीक है, हो गया ना नाम अलग, हो गया कि नहीं नाम अलग है। यही चीज है यार, जो है आपका क्रियात्मक समूह में क्या करता है, क्रियात्मक समूह जो फंक्शनल ग्रुप होगा एक्सचेंज हो जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। चयन आइसोमेरिज में कार्बन की श्रृंखला परिवर्तित हो जाएगी, बस समझ में। ठीक है, बना लीजिए। अब जो तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं स्थान समय होता है, जिसको कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखिए इसमें क्या होता है कि ऐसे दो या दो से अधिक यौगिक होंगे जिनका क्रियात्मक समूह और अणुसूत्र दोनों समान होंगे, परंतु जो क्रियात्मक समूह का स्थान होगा ना वो बदल जाएगा। क्रियात्मक समूह का स्थान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे हम लोग देखें कि किस में हो सकता है, जैसे हम एग्जांपल में समझें, अगर हम कहें कि CH3OH, बताइए इसका कहाँ से स्थान बदल, इसके कितने समय होता है कि नहीं होंगे एक भी यार, क्योंकि एक ही कार्बन है, एक ही लगा है, एक भी समय होता नहीं होगा, वो खुद है समय होता नहीं होगा। ठीक है, अगर दूसरा नंबर देखें हम लोग, ठीक है, CH3CH2OH, इसमें देखिए, अब देखिए इस OH को आप कहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाएंगे तो बतिया हुए है, यही ना लगा है, अगर इस तरफ लगाओगे तब पर भी बात ही हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें भी आपका कोई समय होता नहीं होगा, मतलब CH3CH2OH में भी कोई समय होता नहीं होगा। और देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे हम लोग ले लेंगे जो है C4H10O, ऐसे ले लें, तो हमें इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको क्या क्या लिख सकते हैं आप, CH3CH2CH2OH ऐसे लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। CH3CH2CH2OH देखिए कि नहीं, 3 2 5 2 7 3 2 5 5 2 7 7 1 8 ही हाइड्रोजन हुआ, कार्बन कैट हुआ 1 2 3 4, ओ सॉरी 4 ना होगा, हो भुला गए का देखिए जो 1 2 3 4 कार्बन 3 2 5 2 7 2 9 1 10 हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। अब इसका जो क्रियात्मक समूह OH है नमूना OH, इसका ये नहीं बदलेगा, अगर ई बदल गया तो क्रियात्मक समूह समावता हो जाएगा ना, ये नहीं बदलेगा। स्थान में क्या होगा कि इसका नंबर बदल जाएगा। अगर ये यहाँ पे लगा हुआ है, अगर देखा जाए, अगर 1 2 3 4 चौथे नंबर जो है पहले नंबर पे OH लगा हुआ है, तो इसको हम लोग बीच में कहीं लगा देते हैं। जैसे देखिए CH3 CH2 और जो है यहाँ पर आप CH करके यहाँ कर दीजिए CH3, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, OH 7। देखिए तो 1 2 3 4 कार्बन हो गए, और जो है यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 जो है इधर कितना, इधर आपका जो है दूसरे नंबर पे लग गया OH, और इधर लगा था पहले नंबर पे OH। तो यही बात बोल रहा है। देखिए तो इसके कितने समय होता होंगे, 2 समय होता होंगे, एक जो नॉर्मल हो गया सीधा वाला, और एक जो है इसको देख लीजिए कि इसमें क्रियात्मक समूह का सिर्फ स्थान बदला है, यहाँ पहले नंबर पे था, यहाँ दूसरे नंबर पे लग गया। बात समझ में आ गई नहीं। इन सब का नाम क्या होगा, देखिए एक वीडियो मेरी आइसोमेरिज में भी है, प्ले लिस्ट में चलो देख लीजिएगा। आइसोमेरिज में जो है सॉरी जो है IPSC नेम की, उसमें आप देख लीजिएगा इन सब का नाम क्या होगा, देख लीजिए ना, बदल गया कि नहीं बदल गया। यहाँ पे OH पहले पे, इधर जो OH कहाँ हो गया, दूसरे पे हो गया। अब जो तीसरा नंबर बना के देखिए कि बनेगा नहीं, 3 तो हो सकता है कि नहीं होता, क्योंकि इसमें होता बहुत ज़्यादा हो सकते हैं ना। देखिए होगा कि नहीं होगा, ध्यान समझिए। अगर हम इस OH को जो है यहाँ पे दूसरा लगाए, यहाँ पे लगा दें, तो काउंटिंग इधर से स्टार्ट हो जाएगी, तब पर भी तो एक दूसरे नंबर पे OH होगा, नहीं होगा। इसका मतलब C4H जो है 10O का सिर्फ 2 समय होता होंगे, इसके कितने समय होता होंगे, 2 समय होता होंगे, 2 समय होता होंगे, बस ना। जैसे इसी प्रकार से आपको क्या करना है, जैसे 5 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, O ले लीजिए, तो उसमें आप क्या करेंगे ना कि जितने बदल सकते हो, नाम आपको एक्सचेंज होना चाहिए, बस ध्यान दीजिए इस बात को।
जितने भी नाम है ना, नाम बदलने चाहिए सबका। नाम बदलेगा तभी काम बदलेगा। बात समझ में आया कि नहीं? हाँ, अगर नाम बदलेगा तभी आइसोमेरिज में क्या होंगे, परिवर्तित होंगे। अगर नाम सही हो गए तब आइसोमेरिज परिवर्तित नहीं होंगे। नहीं तो कितने लोगों को दिमाग में आता होता है कि OH को यहाँ लगा देना। यार मेरे भाई, OH को जब यहाँ लगाओगे, ध्यान समझो, तो OH एक दूसरे नंबर पे हो जाएगा ना। तो इधर से दूसरे, चाहे इधर से दूसरे नंबर तो होगा ना, होगा तो कहाँ से बदलेगा? नाम आपका क्या होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए। इसलिए इसका आइसोमेरिज कितना होंगे, 2 होंगे। और ज़्यादा लेंगे, जैसे हम आपको एग्जाम्पल में दिखा दें, ठीक है? एग्जाम्पल में जो, सॉरी HW, एग्जाम्पल कह देंगे HW। देखिए पहला नंबर C5H12O का करिएगा, करके बताइएगा हमको हो गया कि नहीं हो गया। C6H14O का, ठीक है? इन सब का 3 ना 23 नंबर को ले लीजिए। C818O का, देखिएगा कितना अधिक से अधिक हो सकता है। बस में देख लीजिएगा कितना अधिक से अधिक हो सकता है, कर लीजिए सब। जो नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा, फिर हमसे कमेंट कर दीजिएगा, फिर से वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बना लीजिए। अब जो इसका चौथा नंबर हम लोग देखते हैं मध्यावता मेटामेरिज में। इसमें मेटामेरिज में क्या होता है, देखिए ऐसे 2 या 2 से अधिक यौगिक होंगे जिसका जो है अणुसूत्र समान होगा और उसमें जो फंक्शनल ग्रुप लगा होगा ना वो भी समान होगा। मतलब अणुसूत्र और जो फंक्शनल ग्रुप, मतलब जो क्रियात्मक समूह है, दोनों समान होते हैं, परंतु जो इसका जो क्रियात्मक समूह है ना वो बीच में आता है। दोनों कार्बन श्रृंखलाओं के कहाँ आता है, बीच में आता है। और वो जो दोनों तरफ की कार्बन श्रृंखलाओं का जो श्रृंखला है वो परिवर्तित हो जाती है। कार्बन की श्रृंखला क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। लेकिन एक कंडीशन है इसमें कि आपका जो क्रियात्मक समूह बीच में ही आना चाहिए कार्बन के, और कार्बन के नंबर इधर उधर से क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जैसे हम आपको समझाएं, देखिए जैसे एग्जाम्पल में हम आपको समझाएं कि जैसे C4H10O, C4H10O में क्या है कि अगर हम इसको देखें, ध्यान से समझें, तो क्या होगा, 4 कार्बन का CH3, ठीक है, CH2O, ठीक है, यहाँ हो जाएगा CH2 CH3। बात समझ में? यहाँ देखिए इसमें क्या है कि इधर से दूसरे 2 कार्बन है, इधर से भी 2 कार्बन है। अगर हम इसका एंड करके ऐसे बना दें CH3O CH2 CH2 CH3, देख ले, इधर हो गए 3, इधर हो गए 1। यही तो अंतर है, यही तो अंतर है। तो बताइए इसके कितने आइसोमेरिज में होंगे, 2 आइसोमेरिज में होंगे। एकदम सिंपल सी बात, 2 आइसोमेरिज में होंगे। अगर और बड़ा लेंगे तो और ज्यादा होंगे, कोनो 2 पे लगेगा, इधर 2 होंगे, उधर 3 होंगे, इधर 1 होंगे। इस तरीके से आप कई सारे को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और देखिए जो एक मध्यावता है ना, यह एक प्रकार का अस्थान समयावता ही होता है। जो अगर नोट करके लिखना हो तो लिख लीजिए कि वयवता, ठीक है, एक प्रकार का अस्थान समयावता ही होता है। अस्थान समवयवता ही होता है। बात समझ में? इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो क्रियात्मक समूह है यह भी बीच में है, यहाँ भी बीच में है, लेकिन क्रियात्मक समूह भी समान है, यहाँ पर भी, यहाँ भी समान है, यहाँ पर भी कार्बनों के बीच में, यहाँ पर कार्बनों के बीच में है। लेकिन इधर देखिए, इधर 2 इधर कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन, इधर 3 कार्बन, बदल गया ना कार्बन की संख्या। यही तो बात बोलती है परिभाषा। किसी का भी ले लीजिए, कोई भी क्रियात्मक समूह बीच में होना चाहिए, उसका नंबर। 5वां नंबर जो है आपका, इसका जो संरचनात्मक समयावता का 5वां नंबर है, उसको कहते हैं हम वलय श्रृंखला समयावता, मतलब चैन जो है, रिंग चैन आइसोमेरिज्म। इसको क्या कहते हैं हम, रिंग चैन आइसोमेरिज्म। इसमें ध्यान समझिए क्या करना होता है कि इसमें भी वही है, 2 या 2 से अधिक यौगिक होंगे जिनके अणुसूत्र क्या होंगे, समान होंगे। अणुसूत्र क्या होंगे, समान होंगे। लेकिन उस जो है, जो आपका यौगिक होगा, उसकी एक आप जो है खुली श्रृंखला बनाओगे, एक जो है आप क्या बनाओगे, बंद श्रृंखला बनाओगे। मतलब एक क्या करेंगे आप, खुली श्रृंखला बनाएंगे, और एक क्या करेंगे आप, बंद श्रृंखला बनाएंगे। तो अगर ऐसे में अगर आप बना लेते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं वलय श्रृंखला समयावता। लेकिन एक बात का ध्यान दो यार, कि मतलब बंद श्रृंखला बनाने के लिए ना कम से कम तुमको 3 कार्बन की जरूरत पड़ती है। बंद श्रृंखला के लिए कम से कम 3। अच्छा जैसे हम सोचो जरा, जैसे एग्जाम्पल में ले ले, जैसे सोचो अगर हम मान लेते हैं CH2 ले लिए, या फिर CH3 ले लिए और CH3 ले लिए, इसका कैसे बनेगा यार, जरा सोचो, इसका कहाँ से बनेगा, नहीं बन पाएगा।
इसका नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो कम से कम आपको जो है कितना लेना होगा, 3 लेना होगा कम से कम। एक से तो कभी बंध नहीं बन सकता, CH3 से इससे भी नहीं बनेगा, तो कम से कम। लेकिन इस बात का ध्यान दीजिए, क्या 3 लेने पर भी, 3 कार्बन को लेने पर भी बंध श्रृंखला बनेगी? बंध श्रृंखला बनेगी कि नहीं बनेगी 3 लेने पर भी? ध्यान से समझिए, मतलब ये एल्केन है आपका, ये सिंगल बॉन्ड है तो इसमें क्या है, एल्केन है। तो क्या एल्केनों का लेने पर जो है बंध श्रृंखला बनेगी कि नहीं बनेगी, इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए, 1 कार्बन से तो एकदम नहीं होगा, खत्म। 2 कार्बन से एकदम नहीं होगा। 3 कार्बन में भी डिफरेंट होता है कि यार, मतलब 3 कार्बन में क्या एल्केन से होगा कि एल्कीन से होगा कि एल्काइन से होगा, ये भी समस्या आ जाती है। देखिए, तो देखते हैं क्या एल्केन से हो सकता है कि नहीं। ध्यान समझिए, तो हम एक जो है C यहाँ डाल दिए, एक C यहाँ डाल दिए, एक C जो है यहाँ डाल दिए, फिर इन तीनों को मिला दिए। ध्यान समझिए, तो कार्बन की एक एक बॉन्डिंग क्या हुई, 1 1 2, इस कार्बन की 2 बॉन्डिंग, 1 1 2, इस कार्बन की 2 बॉन्डिंग, 1 1 2, और कार्बन की बंधता कितनी होती है, 4 होती है। 2 2 पूरा हो चुका है। तो इसका मतलब अगर हम 2 2 हाइड्रोजन दे दें, 2 2 हाइड्रोजन दे दें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से पूरा हो जाएगा, मतलब CH2 CH2 CH2। लेकिन हमारे पास देखिए, ध्यान समझिए, ये आपका बंध श्रृंखला बनाएगा, ये आपका बंध श्रृंखला बनाएगा। लेकिन हमारे पास है कितना भी, 3 2 5 3 8, 8 हाइड्रोजन है, लेकिन आपने बांटा कितना भी, 2 4 2 6, 2 हाइड्रोजन बच गए। जब 2 हाइड्रोजन बच गए तब बनाओगे, करोगे क्या, मतलब समझो कि एल्केन से भी जो है, ये जो है आपका वाला श्रृंखला समझौता नहीं बनेगा। एल्केन से भी नहीं, मतलब 1 कार्बन से भी नहीं बनेगा रिंग, 2 कार्बन से भी रिंग नहीं बनेगी, और जो है आपकी 3 कार्बन में, मतलब कि एल्केन से भी आपकी रिंग आइसोमेरिज नहीं बनेगी। तो हम देखते हैं अब जो है एल्केन हो गया, ठीक है, एक क्या हो गया, एल्केन से नॉट, एल्केन से पॉसिबल नहीं है। अब देखिए एल्कीन की, एल्कीन में देखते हैं कोई भी एल्कीन, एल्कीन में मान लेते हैं कम से कम 3 चाहिए, तो आप क्या कर दीजिए, देखिए CH3, ठीक है, इसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए ये जो है, ये यौगिक कौन सा अपना इसका यौगिक क्या बनाएंगे आप, 3 1 4 2 6, मतलब C3H6, बस समझ में, 3 ये 1 2 3 C3H6, ठीक है। तो इसकी देखिए बंध श्रृंखला बन सकती है, ध्यान समझिए, बन सकती कि नहीं बन सकती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका CH यहाँ लगा दें, या पहले CC भर लो, सिंपल रहेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ ऐसे। अब कुल 2 4 2 6 ठो हैं, तो आप जो है 1 ठो जो है CH2 यहाँ डाल लीजिए, 1 ठो CH2 यहाँ और 1 ठो CH2 यहाँ, हो गया। देखिए हो गया नहीं, एक जो है खुली श्रृंखला हो गई, यही बोल रहा है, ठीक है। ऐसे में होंगे जिसमें एक आपकी क्या होगी, खुली श्रृंखला होगी, तथा एक जो है बंद श्रृंखला होगी, बंद संरचना होगी। तो ऐसे में अगर मतलब एक बंद और एक खुली होती है तो उसको हम वाला श्रृंखला समझौता कहते हैं। तो ये बातें समझ में आई। देखिए ये जो है आप इस कंपाउंड का क्या हो गया, समझौता हो गया, बात समझ में। जैसे हम और ले लें, C जो है 4H8 ले लें, C4H8, तो इसमें क्या होगा, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है। तो सब को 2 2 बांट दीजिए, पहले तो 3 दे दीजिए, और इधर फिर दे दीजिए कितना, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2 कट हुआ, 3 2 5 5 6 1 7 हुआ, ठीक है। CH3 कर दो, 8 हो गया, ठीक है। देखिए 3 2 6 1 7 1 8, सबकी जो है कार्बन क्या पूरा होगी। इसकी बंद बना के देख लीजिए, सॉरी बंद बना के देख लीजिए। तो एक यहाँ लगा दीजिए C, एक यहाँ, क्योंकि 4 टो है तो 4 कोने पे हो जाएंगे, ठीक है। देखिए सब को 2 2 दे दीजिए, सब को 2 2 दे दीजिए, हो गया ना। देखो एक इसकी खुली श्रृंखला, एक बंद श्रृंखला। मतलब ध्यान से समझिए इसमें कि अगर एल्केन, अगर 1 कार्बन रहेगा तो नहीं बनेगा, 2 कार्बन रहेगा तब पर भी नहीं बनेगा, 3 कार्बन पे तो बनता है, लेकिन 3 कार्बन में आपका जो एल्केन में नहीं बनेगा। उसके लिए होना क्या चाहिए, एल्कीन होना चाहिए, एल्कीन। बात समझ में, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड वाला, कम से कम 3 कार्बन और डबल बॉन्ड वाला होना चाहिए। बात समझ में आई,
ठीक है, मतलब समझिए हमें जो अब पढ़ना है चलावयता। चलावयता में क्या कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टेटियोमेरिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऐसे वो सबकी परिभाषा वही है, दो या दो से अधिक होगी कि जिसका जो है अणुसूत्र समान हो। लेकिन ध्यान समझिए इसमें क्या होता है कि सब कुछ वही, जैसी श्रृंखला रहती है सब कुछ वही रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि जो क्रियात्मक समूह होते हैं वही एक दूसरे में बदल जाते हैं, वही एक दूसरे में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। जैसे हम आपको समझाएं, जैसे कोई एक कीटो फार्म ले लेते हैं, कीटोन का जैसे CH3, ठीक है, जो C यहाँ पे हो जाएगा CH3, ये आपका क्या होता है, कीटो फार्म है, कीटो फार्म है। ठीक है, और इससे जो है, इससे, ठीक है, इसे आप बना दीजिए, देखिए इसका एक हाइड्रोजन तोड़ दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए, और इसका डबल बॉन्ड तोड़ करके यहाँ लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ हो जाएगा OH, और ए आपका हो जाएगा CH3। देखिए, और ए कौन सा फार्म हो गया आपका, कौन सा फार्म हो गया, फिनॉल हो गया है, फिनॉल हो गया। ठीक है, कौन सा फार्म हो गया, फिनॉल, सॉरी फिनॉल है, इनॉल होगा, इनॉल फार्म, इनॉल फार्म, इनॉल फार्म, बस समझ में। देखिए तो इसमें क्या हुआ कि इसमें कार्बन कितने थे, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, इसमें देखिए हाइड्रोजन 3 दूना के 6, इसमें 1 2 1 3 दूना के 6। देखिए यही अंतर हुआ कि यहाँ पे आपका जो था एक कीटो फार्म था, एक कीटोन फार्म था, यहाँ पे इनॉल फार्म हो गया। बस यही मतलब, सब कुछ देखिए सब कुछ सही था ना, जैसे ये है वैसे ये है, बस इसका क्रियात्मक समूह ही आपसवा में क्या हो गया, बदल सकता है। देखिए स्थिर का मतलब यह है कि यह समूह इसमें परिवर्तित हो सकता है, ए वाला इसमें हो सकता है। बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसे एक्सचेंज होते हैं तो आप उसको क्या कहेंगे, चलावयता। बात समझ में, देखिए ठीक। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं त्रिविम समयावता। क्या पढ़ेंगे बेटा, त्रिविम समयावता। देखिए जो त्रिविम समयावता होता है ये 2 टाइप्स का होता है। पहला जो होता है आपका ज्यामितीय समयावता, जिसको कहते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा नंबर जो होता है प्रकाशिक, प्रकाशीय नहीं प्रकाशिक समयावता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ध्यान देना आपको इस बात को कि जो आपका ज्यामितीय समयावता है इसकी परिभाषा क्या होती है। इसमें आपको क्या करना है कि ऐसे 2 या 2 से अधिक यौगिक होंगे जिनका अणुसूत्र समान होगा, जिनका अणुसूत्र क्या होगा, समान होगा, लेकिन उसका जो डबल बॉन्ड द्विबंध होता है ना, उसमें प्रतिघूर्णन पाया जाता है। द्विबंध में क्या होता है, प्रतिघूर्णन, मतलब एक दूसरे में बदलाव पाया जाता है। अभी एग्जाम्पल में समझा रहे हैं आपको कैसे बदलता है, एक दूसरे में क्या पाया जाता है, प्रतिघूर्णन पाया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं प्रकाशिक जो है, सॉरी इसको हम लोग कहते हैं ज्यामितीय समावयी, तथा यह पूरी घटना कराती है ज्यामितीय समावयवता। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका प्रकाशिक समयावता। प्रकाशिक समयावता में ज्यादा इसके भी परिभाषा वही होगी, ऐसे 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनका अणुसूत्र क्या होता है, समान होता है। परंतु देखिए इसमें क्या होता है कि इसका जो समतल ध्रुवित प्रकाश, जो समतल ध्रुवित प्रकाश हो ना, उस बीच में दर्पण रखते हैं। तो जैसे देखिए हम दर्पण रखेंगे, जैसे हम कोई दर्पण है आपके सामने, तो अगर आपका जो लेफ्ट होता है ना वो राइट दिखता है, मतलब जो दाहिना है वो बाएं दिखेगा, जो बाएं वो दाहिना दिखता है। तो वही कहता है कि अगर बीच में दर्पण रख देने पर उसका जो समतल ध्रुवित प्रकाश मतलब उसका विपरीत दिशा में पड़ता है। बात समझ में, इसका भी एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग जो है प्रकाशिक समावयी, और यह पूरी घटना आपकी कहलाती है प्रकाशिक समयावता। बात समझ में, इसमें क्या होता है समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश, और इसमें क्या होता है द्विबंध का, ठीक है, प्रतिघूर्णन पाया जाता है। मतलब इसमें डबल बॉन्ड होना, देख कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना जरूरी है। और इसमें समतल ध्रुवित प्रकाश में क्या होगा कि जब तक आप दर्पण नहीं बनाएंगे बीच में, समतल ध्रुवित प्रकाश नहीं होगा। तो मतलब इसमें बीच में दर्पण होना जरूरी है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना जरूरी है। यही दोनों में अंतर है। बात समझ में, अब देखते हैं जो अब हम लोग जो पहले डाल लेते हैं ज्यामितीय समयावता, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ध्यान दीजिएगा, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में 2 प्रकार का फॉर्म देता है, एक देता है सीस फॉर्म और एक देता है ट्रांस फॉर्म। सीस फॉर्म देखिए जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, 2 प्रकार का फॉर्म देता है, ध्यान देना का। पहला जो होता है उसको कहते हैं सीस, इसको कहते हैं समपच। क्या कहते हैं इसको, समपच।
जो दूसरा नंबर होता है उसको कहते हैं हम लोग ट्रांस, ठीक है, इसको कहते हैं विपक्ष, विपरीत पक्ष का। नाम से ही देखिए काम हो रहा है इसका। देखिए जो ज्यामितीय समझौता होता है ये दो ज्यामितीय ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक दो प्रकार का फॉर्म देता है। पहला सीस जिसको कहते हैं समपक्ष, दूसरा देता है ट्रांस जिसको हम लोग कहते हैं TRANCE होता है, सॉरी CE के ट्रांस, सही है साथ, ठीक है सही है जो भी होगा। ट्रांस की स्पेलिंग क्या होगी, ट्रांस, यस सही है, TRAN सही है, ट्रांस यही सही है, सॉरी। देखिए समपक्ष में क्या है, सी समपक्ष और TRAN ट्रांस विपक्ष। ध्यान देना इस बात को, कैसे समपक्ष होगा विपक्ष होगा, ध्यान देना। देखिए अगर कोई अणु होगा, अगर दोनों एक ही दिशा में है, अगर दोनों एक ही दिशा में हैं तो वो हो जाएंगे समपक्ष, अगर दोनों विपरीत दिशा में हैं तो हो जाएंगे विपक्ष। वैसे जब दोनों विपरीत दिशा में, अगर एक इधर और एक इधर है तो वो हो जाएंगे विपक्ष, और दोनों एक ही दिशा में तो हो जाएंगे समपक्ष। देखिए कैसे, जैसे कोई एग्जाम्पल हम लोग समझे इसमें। एग्जाम्पल में लेते हैं 2 ब्यूटीन का, क्योंकि डबल बॉन्ड होना जरूरी है। 2 ब्यूटीन, देखिए 2 ब्यूटीन का अगर हम संरचना सूत्र लिखें तो आपका साथ होगा CH4 कार्बन है तो CH3 CH और डबल बॉन्ड CH, फिर हो जाएगा CH3। ध्यान दीजिए इस बात को। देखिए कैसे, इसका ध्यान से देखिए, हम जो है इसको क्या कर लेते हैं C, ये जो डबल बॉन्ड ना इसको ही रख लेते हैं ऐसे, ठीक है। देखिए इसमें एक हाइड्रोजन को हम नीचे कर देते हैं, एक जो है CH3 को हम ऊपर कर देते हैं ऐसे। ध्यान देखिएगा, एक हाइड्रोजन को हमने जो यहाँ पे लगा हुआ था हाइड्रोजन, इसको हमने नीचे कर दिया, आज CH3 का ऊपर हो गया, ठीक है। और इसके बाद देखिए इसमें भी एक हाइड्रोजन आप नीचे कर देते हैं और इसको हम लोग ऊपर कर देते हैं CH3 को, सॉरी CH3 को हम लोग क्या करते हैं वैसे। देखिए वही काम ना यार, एक CH3 लगा हुआ था कार्बन से, एक H, वही काम किए हैं। यहाँ पे CH3 लगा था, यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जो CH3 है ये CH3 है एक दी दिशा में, मतलब देखिए दोनों ऊपर है और HH क्या है नीचे है। तो यह कौन सा फार्म हो जाएगा बेटा, सीस फार्म। क्या हो जाएगा ये, सीस फार्म। ये क्या हो जाएगा आपका, सीस फार्म। देखिए अब इसी को थोड़ा सा हम लोग बदल दें, इसी को थोड़ा सा बदल दें। कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए या करके इसको देखिए C यहाँ फिर यहाँ लगा दीजिए। अब देखिए इसको ना, इसको पकड़ के बस ऐसे इसको रहने दीजिए अस्थाई, जैसे है, जैसे यहाँ पे CH3 है ना, इसको रहने दीजिए, यहाँ H है ना, रहने दीजिए। अब देखिए आपको क्या करना है, अब क्या करना है कि ये जो पलट के ऐसे कर देना है, मतलब H को उधर CH3 को नीचे, तो H ऊपर चला जाएगा और CH3 कहाँ चलाएगा, नीचे। देखिए बदल गया, ए CH3 एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो गए कि नहीं हो गए। जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो गए, देखिए यह इधर है या इधर, ऐसे हो गए और यह ऐसे हो गए, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, ट्रांस हो गए, ट्रांसफार्म हो गया। यही बात तो बोलता है, ट्रांसफार्म हो गया, ये आपका ट्रांसफार्म हो गया। यही चीज देखते, देखिए एक ही दिशा में अगर दो समान जो है परमाणु लगे हुए हैं तो वह क्या होगा आपका, सीस होगा। अगर विपरीत दिशा में लग गए तो क्या होगा, ट्रांस होगा। लेकिन जरूरी ये नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि दोनों, मतलब ये जो दोनों है ना ये समान ही हो। ध्यान से इस बात को समझिए कि अगर यहाँ मान लेते हैं CH कुछ और हो जाए और यहाँ पे जो है यहाँ कुछ और हो जाए और यहाँ दोनों समान हो, ये दोनों विपरीत हो, तो इससे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे समझाएं आपको, जैसे समझाएं, ठीक है। जैसे 2 हेक्सिन का ले लीजिए, 2 हेक्सिन का ले लीजिए, 2 हेक्सिन का समझा रहे कैसे। देखिए 2 हेक्सिन में क्या हो जाएगा कि दूसरे नंबर पर मतलब इन लगा हुआ है ना 2 हेक्सिन में, तो 6 है तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इसके बाद क्या हो जाएगा CH3 6। भाई 6 कार्बन हो गया, दूसरा नंबर पे इन लगा हुआ है, हो गया। देखिए ध्यान समझिए, हम इसको या करके फिर से क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और इसको हम देखिए 1 2 3 कार्बन के लिए क्या लिख सकते हैं C3, ठीक है। और जो है C3 और H कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 3 7 H7 C3H7।
ये बात समझ में आया, C3H7 ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको ना, देखो ना 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए हेक्स हो गया, इन के लिए डबल बॉन्ड हो गया, दूसरा नंबर पे काम बन गया। देखिए तो यहाँ से आप इसको ऐसे भी, अब देखिए इसकी कैसे है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बात समझ में, कार्बन कार्बन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इधर लिखिए ताकि दोनों को लिखना है, कार्बन कार्बन क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड। देखिए ध्यान से ए जो है आप एक H को यहाँ लिख दीजिए, एक जो है C3H7 को ऊपर लिख दीजिए, ठीक है। और इसमें देखिए इसमें एक जो है H को आप नीचे लिख दीजिए, CH3 को क्या कर दीजिए ऊपर लिख दीजिए, ऐसे ए CH3 ऊपर चला गया, H खींच नीचे कर दिया, ए C3H7 ऊपर है और ये कहाँ हो गया H नीचे हो गया। ध्यान से देखिए तो इसमें भी तो ही बोल रहा है ना कि ए देखिए बस H समान है, C3H7 समान नहीं, तो उससे कोई मतलब नहीं है, बस दो लोग समान हो गए ना नीचे, जब दोनों समान नीचे हो गए या ऊपर हो गए तो इसको कहेंगे सीस फार्म, इसको क्या कहेंगे आप सीस फार्म, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, उनसे कोई मतलब नहीं है, वो क्या हो जाएगा आपके सीस फार्म होंगे, ठीक है। ये मतलब कहने का कि ये जो H है ये ऊपर भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सर आप जो है नीचे ही लिखे तो नीचे ही सीस होगा, ऐसा कुछ नहीं, ऊपर नीचे दोनों हो सकता है। और बस दो लोग समान हो गए, दो लोग जो है एक दिशा में हो गए, दो लोग विपरीत दिशा में हो गए, तब पर भी सीस फार्म हो सकता है, ट्रांसफार्म हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। या तो इसकी या करके एक और लिख दे, जैसे देखिए इसको जो है, अब देखिए एक को ऐसे घुमा दीजिए, एक को ऐसे घुमा दीजिए ऐसे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा ऐसे, तो आपका हो जाएगा C डबल बॉन्ड C, ठीक है। और ये जो है वो C3H7 ऊपर ही रहेगा, यहाँ पे जो है H नीचे कर दीजिए ऐसे, ठीक है। और देखिए ध्यान से, और जो H कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये जो CH3 चलाएगा नीचे, कुछ इस तरीके से। देखिए तो CH3 हमने आपसे कहा था कि बस दो लोग समान हो जाए, दो लोग विपरीत दिशा में हो जाए, दो लोग एक दिशा में हो जाएगा, सीस और ट्रांसफार हो सकता है। जैसे देखिए तो H ये एक इधर है और यह क्या है विपरीत दिशा में, ऐसे हो गया ना, तो यह क्या हो जाएगा आपका ट्रांसफार्म, कोई शक नहीं है, बस में एक क्या हो जाएगा आपका ट्रांसफार्म। इस तरीके से आप किसी का भी बना सकते हो, किसी का भी, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में, ठीक। अब हम लोग जो है इसका ज्योमेट्रिकल का एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ध्यान समझिएगा, एक और एग्जांपल, जैसे उसका नाम ब्यूट, मतलब आप 2 ब्यूटी लिख दीजिए, या डायरेक्ट इसका नाम पहले हम लिख लेते हैं, जैसे ब्यूट 2 इन, ठीक है। इसके बाद आप लिख दीजिए इसका 1,4 डाइओइक एसिड, ठीक है, 1,4 डाइओइक एसिड, इस तरीके से ध्यान समझना है। ब्यूट के लिए कितने कार्बन हो जाएंगे, 1 2 3 4। अब देखिए कह रहा दूसरा नंबर पे इन है तो 1 हम दूसरे पे इन लगा देते हैं, ठीक है। 1,4 ओइक एसिड, मतलब कि पहले पे और चौथे पे क्या लगा ओइक एसिड, मतलब COOH यहाँ भी लगा हुआ है, COOH यहाँ भी लगा हुआ है, COOH यहाँ भी लगा और COOH कहाँ लगा यहाँ, मतलब 1 2 3 4 इधर भी, चौथे पर भी और पहले पर, दोनों पर नंबर आप किधर भी से कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या चाहिए, और यहाँ सही है, मतलब 2 ऑक्सीजन के साथ बना लेगा, 1 1 3 हो गया, ठीक है। और जो है सही है, यहाँ पर भी सही है, बस आपको बीच में यहाँ पे एक हाइड्रोजन भरना होगा, एक तो हाइड्रोजन जो है आपको कहाँ भरना होगा, यहाँ भरना होगा, इस तरीके से इसका नाम। देखिए तो हम वही काम करेंगे, ध्यान समझिए, कार्बन, ठीक है, एक हाइड्रोजन नीचे कर दीजिए, एक COOH ऊपर कर दीजिए, फिर उसी प्रकार से यहाँ भी जो एक COOH कहाँ कर दीजिए यहाँ पे, और हाइड्रोजन नीचे कर दीजिए। तो बताइए कौन सा फार्म होगा, ट्रांसफार्म होगा, नाम बता रहे हैं दोनों का भी, ट्रांसफार्म। देखिए इसके बाद जो है, इसके बाद क्या करेंगे आप कि इसको बदल दीजिए ना, इसको ऐसे बदल दीजिए, इसको जब इस तरीके से बदलेंगे आप तो क्या होगा, ये इस तरीके से, एक को आप अपने जगह पर रखोगे, देखो ऐसे, इनमें ऐसे घुमा दो, पकड़ के ऐसे घुमा दो, इसको यहाँ इसको यहाँ, बस है में ए बांड घूमते, ई बांड नहीं घूमता, बस ए वाला जो सिंगल बांड लगे थे ई घूमते हैं। तो या करके आप इसको ऐसे बना सकते हो, C, ठीक है, ए कहाँ हो जाएगा H नीचे, ए भी H नीचे, ए COOH ऊपर, ए हो जाएगा COOH ऊपर। देखिए ए आपका कौन सा हो जाएगा, सीस फार्म, ठीक है, ए आप हो जाएगा सीस फार्म, बात समझ में। देखिए
इसको कहते हैं फार्मिक एसिड और इसको मैलिक एसिड। ठीक है, जो आपका सीस फार्म और ट्रांस फार्म होता है इसको कहते हैं फार्मिक एसिड, ट्रांस फार्म को बोलते हैं फार्मिक एसिड और इसको कहते हैं मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। बस इसको कहते हैं सीस फार्म को कहते हैं मैलिक एसिड और जो ट्रांस फार्म होता है उसको कहते हैं फार्मिक एसिड। बात समझ में? इसका मतलब 2-ब्यूटीन, ठीक है, 2-ब्यूटीन 1,4 वही एसिड का जो अगर आप ट्रांस फार्म बनाएंगे तो वो होगा फार्मिक एसिड और उसका जो सीस फार्म बनाएंगे वो तो मैलिक एसिड। बात समझ में इतनी? अब जो है हम लोग त्रिविम समवायता का ऑप्टिकल आइसोमेरिज देखते हैं क्योंकि ज्योमेट्रिकल हो ही गया। देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज, कौन सा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज गजब का। देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज, ध्यान देना इस बात में। देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज 3 प्रकार का फॉर्म देता है। एक देता है आपका डी या प्लस फॉर्म, दूसरा देता है यल या माइनस फॉर्म और जो तीसरा देता है वो होता है मीसो फॉर्म। ध्यान समझिएगा, अगर जो है ध्यान समझिए, जैसे नोट में करके अगर हम लिखवा दें इसको तो गलत नहीं होगा। अगर जो है पहला नंबर, अगर घड़ी की दिशा में चक्र कर रहा है, गति कर रहा है तो होगा प्लस या डी फॉर्म। ठीक है, अगर घड़ी की विपरीत दिशा में है, घड़ी की विपरीत दिशा में चक्र कर रहा है तो होगा माइनस या एल फॉर्म। देखिए अब इसमें क्या होगा, दिशा तथा विपरीत दोनों एक साथ, दिशा तथा विपरीत दोनों एक साथ जब होंगे तो उसको कहेंगे मीसो फॉर्म। उसको क्या कहेंगे? मीसो फॉर्म। देखिए अब एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे पहला नंबर एग्जाम्पल आपको ले ले हम इलेक्ट्रिक एसिड का। पहला नंबर लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का जो सूत्र होता है CH3, ठीक है, और होता है थोड़ा सा इसको लिख ले ऊपर तो समझाएंगे, तो CH और OH और यहाँ COOH, ये होते हैं लैक्टिक एसिड। अब इसको थोड़ा सा घुमा करके दर्पण के सामने रखा है तो खड़ा ना, सूत के दर्पण के सामने रहो, खड़ा ना रहो बाबू। देखो तो यहाँ से क्या बची, CH3 और CH, नो, इधर कर दीजिए H, इधर हो जाएगा OH और ई हो जाएगा COOH। अब बीच में रख दीजिए दर्पण, पालिश मार के एकदम झकास। दर्पण बस ना। देखिए अब इसमें क्या होगा, जैसे बीच में दर्पण रखिए, ये आप देखिए दर्पण के सामने जब जाते हो तो ऊपर नीचे जो रहता है ना वह दिखाई देता है, लेकिन जो आपका दहिना होता है बायां हो जाता है, बायां होता है वो दहिना हो जाता है। मतलब दहिना बायां मतलब दाएं बाएं चेंज हो जाता है, ऊपर नीचे वही रहता है। वैसे में देखिए तो इसका जो ऊपर नीचे वही रहेगा, तो हम इसको ऐसे भी हो सकता है CH3 COOH। देखिए लेकिन जो दहिने बाएं है ना, ये लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएंगे H, इधर हो जाएंगे OH। ध्यान समझिए। अब इसमें आपको एक चीज चूज करना है कि कौन क्लॉकवाइज गया है, कौन एंटी क्लॉकवाइज है। ध्यान देखो तो ये जो है इधर था OH, ये OH कहाँ चला गया, उस तरफ चला गया। उधर था OH, वो किधर चला, इस तरफ चला है। तो अब आप क्या करोगे, ध्यान समझिए कि ये OH बढ़ करके वहाँ चला गया ना। देखिए यहाँ पे OH था, जैसे यहाँ पे समझाएं, यहाँ पे क्या था, OH था, दोनों एक हो गया का ना, सही है। देखिए ये OH यहाँ था, ये कहाँ चला गया, यहाँ। तो ये ऐसे ना गया होगा भाई, ऐसे ना गया होगा, तो ये इस तरीके से बढ़ा है ना, यहाँ OH था उधर तरफ चला गया, तो ये हो गया क्लॉकवाइज। देखिए OH था, ये इस तरफ आया होगा ना, इस तरफ। भाई OH देखो यहाँ है, इस तरफ दिखाई दे रहा है, इन दोनों की तुलना करिए। OH यहाँ है, यहाँ पर इसमें इधर OH है, मतलब इधर राइट में OH है, इधर लेफ्ट में, तो राइट से लेफ्ट ऐसे नहीं बढ़ा होगा, और इधर लेफ्ट में राइट में चला गया उसमें, तो इधर से क्या होगा। तो अगर क्लॉकवाइज जब घूम रहेंगे इसको कहेंगे डी या प्लस फॉर्म।
ठीक है। और जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो यल या माइनस फार्मा हो गया। इसका मीसो नहीं बनेगा। मीसो देखिए किसका बनता है, जैसे टार्टरिक एसिड ले लें हम लोग, टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड का सूत्र क्या होता है पता है? देखिए टार्टरिक एसिड सी, टार्टरिक एसिड COOH, ठीक है। इसके बाद OH CH, इसके बाद COH H, फिर COOH। ये होता है आपका टार्टरिक एसिड का सूत्र। कोई दिक्कत नहीं, ठीक, ध्यान समझिए। अब हम जो है इसके बीच में रखेंगे इस तरीके से, दर्पण रखेंगे बीच में। पालिश मार दीजिएगा, उस तरफ से पालिश होगा ना, ऐसे कोई पालिश मार दीजिए, ये हो जाएगा दर्पण, ठीक है। दर्पण ध्यान समझिए, दर्पण रखेंगे तो इधर ऊपर नीचे तो वही रहेंगे COOH, ठीक है, C और COOH, इतना तो वही रहेंगे। देखिए ए पूरी श्रृंखला वही रहेगी, लेकिन इधर वाला जो इधर राइट वाला है लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में, तो ए उधर बढ़ जाएंगे, तो इधर हो जाएगा OH और ये चला जाएगा H, और ये H इधर चला आएगा और इधर हो जाएगा OH, कुछ इस प्रकार से। बात समझ में नहीं? देखिए तो अब देखिए इसमें कौन डी होगा कौन यल होगा, ध्यान से समझिए, कौन डी होगा कौन यल होगा। देखिए ए OH इधर था, वो उधर चला गया, मतलब इधर लेफ्ट में था उधर राइट में चला गया, तो लेफ्ट राइट ऐसे ही ना हुआ होगा, ठीक है। देखिए इसी तरीके से होगा, ए OH इधर था लेफ्ट राइट में, इधर आ गया लेफ्ट में, देखिए इधर राइट में था और इसमें किधर राइट में, तो लेफ्ट में चला है, तो इस तरीके से, मतलब देखिए ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे घूम रहा है तो क्या होगा, सॉरी यल ना होगा ना, डी होगा, डी या प्लस फॉर्म होगा। असल में देखिए ना ऐसे घूम रहा है नहीं, ए OH यहाँ तब होगा, तो वो बोले चलाया था ऐसे ही ना गया होगा जी, ए OH यहाँ था, इस तरफ ऐसे आया ना होगा, तब ना यहाँ आ गया, देखिए ये OH यहाँ था, इस तरफ आया, मतलब ऐसे आया होगा, ठीक है। देखिए इनमें ए OH यहाँ है, ए OH कहाँ है, यहाँ है, तो ए OH कैसे घूमे होंगे भाई, इधर है, इधर चला आया, तो है के तोड़ते हुए थोड़ा आया होगा, इधर से ना आया होगा, ठीक है। और देखिए OH यहाँ है, OH चला गया इधर में, तो ऐसे ना बड़ा होगा, देखो एकदम ध्यान समझो, ए OH यहाँ है, इसमें OH इसमें आ गया, मतलब देखिए ऐसे हुआ होगा तब ना, यहाँ देखो ये कहा था, मान लेते हैं कि इसको वहाँ रखो, तो ये इधर से गया होगा तब ना यहाँ गया होगा, मत कहो सर जी इसको ऐसे ही आ सकता है ना, नहीं है कि नहीं, रोक देगा ये रोक देगा ना, तो आपको डायरेक्ट देखिए OH डायरेक्टली यहाँ बढ़ा, फिर यह वाला OH डायरेक्टली यहाँ बढ़ा तब आया, फिर ए जो H था डायरेक्टली जो है, सॉरी ये जो OH था डायरेक्टली यहाँ बढ़ा तब यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, ये फिर OH यहाँ गया, तो इस तरीके से था, बीच में कोई रोक टोक वाला नहीं होना चाहिए। बात समझ में नहीं? देखिए तो इसको कहेंगे यल या माइनस फार्म। बात समझ में? देखिए अब जो है मीसो फार्म में क्या हो जाएगा, फिर दर्पण रखना चाहिए बीच में, दर्पण रखना चाहिए बीच में, इसमें क्या हो जाएगा ना कि जो सब एक तरह एक चाल के हो जाएंगे, जैसे COOH OH H COH H और जाएगा COOH। देखिए इसमें क्या हुआ है, ध्यान समझिए कि ये जो OH था इस तरफ गया, इस तरफ, और जो H था इस तरफ गया, मतलब दोनों एक ही दिशा में बढ़ गए बउआ, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे मीसोफार, इसको क्या कहेंगे हम लोग, मीसोफार। बस मैं इसी तरीके से आपका जो है, जो आप स्टोरियो आइसोमेरिज में उसमें जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज बनता है, सबका आप बना लेंगे। बस मैं देखिए आज के लिए बस इतना ही, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।